हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। एक एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है, अनडाउटेडली सभी एस्पिरेंट्स ना कंटेंट नॉलेज पे बहुत इम्पोर्टेंस प्लेस करते हैं, लेकिन टेस्टिंग भी एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फाउंडेशनल एस्पेक्ट है। अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया लेकिन आपने उसकी टेस्टिंग नहीं करी तो इट इज़ एज गुड एज नॉट रीडिंग कंटेंट ओनली। बिकॉज प्रीलिम्स अगर आपने बहुत कंटेंट पढ़ा प्रीलिम्स में, और बहुत कंटेंट पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी होती है, बॉटमलेस पिट है जिसे हम कहते हैं, आप घुस गए तो बस आप घुसते ही जाते हो, तो कंटेंट पे तो कोई रोक लगा ही नहीं सकता। अगर आप ये भी बोल दो कि मैं स्टैटिक के कुछ ही बुक्स पढ़ूंगा, एक ही सोर्स रखूंगा, उसके बावजूद भी बहुत कंटेंट है, करंट अफेयर्स इज एंडलेस। ठीक है, तो कंटेंट पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, देना भी चाहिए, बट टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात यही करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्यों सब टॉपर्स कहते हैं कि 50 पेपर करो, 60 पेपर करो, एटलीस्ट 40 पेपर तो करके ही जाओ प्रीलिम्स से पहले। सबसे पहली चीज़ है जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमें सिखाती है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आपके पास पेपर के दिन, जैसे इस साल जो पेपर है आपका मई में हुआ, अब पेपर के दिन आपको वहाँ पर जाकर आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाए जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं और आपने ऐसा पेपर कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं किया, वर्सेस एन इंडिविजुअल जो हर बार 9:30 बजे बैठकर पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। उन्हीं कंडीशंस में, पंखा भी शायद वो नहीं चलाते, बहुत सारे तो एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स से जस्ट पहले 3-4 महीने ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करते हैं, रोज़ 9:30 से 11:30, क्योंकि पेपर भी उसी टाइम है और पंखा भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता आपको सेंटर ऐसा मिले जहाँ पे लाइट ना हो या पंखा भी ना चले, पसीना बह रहा है और पेपर कर रहे हैं, बिकॉज आपको ट्रेन करना है ना अपने दिमाग को कि उसी कंडीशन में पेपर देना है आपको। तो वही चीज़ है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया कैसे, अब इसको भी आप कैसे जानोगे, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर मैंने बोल दिया। तो क्या देखना है आपको, उसमें आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, अब जैसे ना हो सकता है जब आप टेस्ट देने शुरू करें, आप 2 घंटे में हार्डली 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, वर्सेस समवन जो 1.5 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। हमारा टारगेट तो यही है ना कि हमें एटलीस्ट 10 मिनट पहले अपना पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। टारगेट वो है। अगर पेपर लेंथ ही आ गया, बहुत बड़े बड़े आपके ऑप्शंस हैं या मल्टीपल ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस भी बहुत वर्बर्स हैं, तो टाइम लगेगा, बट हमें तैयारी तो इसी चीज़ की करनी है। तो आपको देखना है कि 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आप अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद ना आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आर यू एबल टू रिकॉल द कंटेंट। अब कुछ ना ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास ना फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, उन्हें बस एक बार पढ़ना है, उन्हें चीज़ें याद हो जाती हैं और वो रिकॉल भी कर पाते हैं। बट कुछ मेरे जैसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जिनको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होती हैं। अब आप एक बार आपने पढ़ा, ठीक है, आपने 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया, बट जब आप पेपर में जाओ, हो सकता है ना आप चीज़ें ना रिकॉल कर पाओ, तो आपको क्लैरिटी होती है कि अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, या मुझे इस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, या मुझे अपने कमरे में कुछ चार्ट्स लगाने हैं जिन पे ये चीज़ें लिखी हों, एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आपको बताती है कि जो एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट है। अब देखो, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कभी भी नहीं आते, हमेशा अप्लाइड नॉलेज ही आती है, अब मोस्टली अप्लाइड नॉलेज आती है। अब वो कैसे करना है, क्या आप वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो इम्प्रूव करने के लिए आपको काम करना है, कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 50-50 कर पाते हैं तो अगेन यू हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, आप कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे। अब सिली मिस्टेक्स में ना ऐसा होता है कि कई बच्चे करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं या अज्यूम ही कर लेते हैं कि करेक्ट ही पूछा होगा, कि आपसे पूछा होगा विच ऑफ द अबव गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस करेक्ट के होते हैं, बट पेपर में इनकरेक्ट पूछा था, आपका तो आंसर ही गलत हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट आपको क्वेश्चन आता था, आपका आंसर गलत हो गया। फिर सिली मिस्टेक ये होती है कि हम ना 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, हम
और ऑप्शन जो सही थी वो थर्ड थी। जैसे ना एक बार क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्लियरली डिफाइंस द इकोसिस्टम, तो उसमें जो ए ऑप्शन थी ना वो ये थी, इट इज़ द इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, और जो थर्ड ऑप्शन थी वो थी इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब जल्दबाजी में ना बिना ऑप्शंस पढ़े बहुत सारे बच्चे ए भी मार्क कर रहा है, जबकि वो गलत था, वो हो गई सिली मिस्टेक्स। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये भी आपको प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज ही बताती है, क्योंकि ये गलतियां ना होती हैं। कई बच्चे होते हैं जो 5 सिली मिस्टेक्स करेंगे हर पेपर में, कई होते हैं जो 1-2 करेंगे, लेकिन होती हैं, मेरे साथ भी हुई हैं कि मैंने और सिली मिस्टेक ये भी होती है कि OMR शीट में ना जल्दी में हम ऑप्शंस फिल कर रहे थे तो गलत फिल कर दिया। ठीक है, बस आपको इंश्योर करना होता है कि ये सिली मिस्टेक्स ना आपका अटेम्प्ट ना कॉस्ट करे, तो वो जो नंबर है उसे हमें कम करना है। अब वही चीज़ है कि अगर आज अभी आप बैठ के ये सिली मिस्टेक्स कर लोगे, आप रिकॉग्नाइज कर लोगे मेरे में टेंडेंसी है ये करने की, तो आप एग्जाम में ना डबल चेक करोगे, यू वुड बी मोर केयरफुल, है ना। इवन जो आप सब्सिक्वेंटली टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे उसमें भी यू वुड बी मोर केयरफुल। ठीक है, सो ये सब चीज़ें कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, ये आपको पता चलता है। बहुत सारे लोग ना मल्टीपल पेपर्स अटेम्प्ट करके जान पाते हैं कि वो 80 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करें तो उनका स्कोर डिसेंट आ जाता है, उनके नेगेटिव भी कम रहते हैं और उनका हिट रेशियो भी अच्छा रहता है। अब ये है एवरेज। अब अगर पेपर बहुत टफ आ जाता है तो लोग 70 भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, और अगर पेपर इजी आ गया है तो आपको 95 तक भी अटेम्प्ट करने हैं। वो तो पेपर के उस पर डिपेंड करेगा ना, आप कोई प्री कंसीव नोशन लेके नहीं जा रहे हो, बट एक स्वीट स्पॉट सा होता है, आपको पता चल जाता है कि 80-95 नंबर क्वेश्चन अगर मैंने किए तो मेरा स्कोर इतना आना चाहिए एवरेज प्रेपरेशन पे। अगर उससे कम या ज़्यादा आ रहा है मतलब आपके पे या तो आपने वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, या आपने सिली मिस्टेक्स करी हैं, या फिर आपके आंसर्स गलत हुए हैं। तो उस तरह से आपको देखना होता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ही आपको बताती हैं। अब यही चीज़ है ना, अगर आप आज से ही इसे शुरू कर दोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आने वाले पीरियड में, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ना जनवरी ऑनवर्ड्स ही पेपर देना शुरू करते हैं, राइट। अगर आपकी कमिटमेंट्स हैं, आप पहले जॉब कर रहे हो या पहले पढ़ रहे थे तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप फुल टाइम प्रेपरेशन ही कर रहे हैं तो वाई नॉट फ्रॉम टुडे। अगर आप सेकेंड या थर्ड अटेम्प्टर हैं उस केस में भी मैं मान सकती हूँ कि ठीक है आप जनवरी ऑनवर्ड्स ही पेपर देंगे, लेकिन अगर आपने पहली बार अपना प्री देना है 2024 में या उससे लेटर, तो स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर्स ऑन योर ओन। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज स्पेशली ना फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि ह्यूमैनिटीज़ से हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए होते, अभी शुरू हुए हैं, CUET पहले नहीं थे, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद ना टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, क्योंकि आइडियली तो आपको ना 2 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना है एंड विद कॉन्फिडेंस कंप्लीट करना है कि आप ना कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं कर रहे हो। तो वो टाइम कैसे मैनेज करना है, जैसे हर क्वेश्चन पे आप कितना टाइम लगाओगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी पेपर्स जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, स्पेशली जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि मैं किस टॉपिक के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ या जो टॉपिक मुझे इजी लगता है। सपोज अगर आप हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो हिस्ट्री में आप देखोगे कि मैं लेट्स से मॉडर्न इंडिया के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उसके क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लूँगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, सही भी होते हैं, आते भी होते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सिखाती है। फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो यू हैव टू अश्योर योर सेल्फ कि नहीं आता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। कभी कभी तो क्या होता है कि आप ना क्वेश्चन पे अगर ज़्यादा टाइम लगा लो ना तो आंसर निकल आता है, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आप अप्लाई करते हो, नॉलेज कुछ सोचते हो, कभी कभी लॉजिकल एलिमिनेशन भी करते हो, तो आपका आंसर आ जाता है। लेकिन वो आपको डिसाइड करना है, ओके अब 5 मिनट हो चुके हैं या 3 मिनट हो चुके हैं या 2 मिनट हो चुके हैं, अब मुझे नहीं होगा ये सॉल्व, सो यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो कितना टाइम होना चाहिए, ठीक है, और पहले कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। और जैसे ना बहुत सारे टॉपर्स ये बोलते हैं कि आपको मल्टीपल आइट्रेशंस में पेपर अटेम्प्ट करना है, कि जब आप पहले बार यू गो थ्रू द पेपर एंड सी जो भी आपका टॉपिक कंफर्टेबल है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, उस क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हो, और एक बार में ना आपके 30-35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होंगे। फिर उसके बाद आपको दूसरी बार पेपर देखना है तो थोड़े और अटेम्प्ट हो जाएंगे, तीसरी बार में थोड़े और हो जाएंगे। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 2 बार पेपर को देखना है या 3 बार पेपर को देखना है या उससे भी ज़्यादा बार देना है, कितनी आइट्रेशंस देनी है, कितनी बार आपने पेपर को रिव्यू करना है, वो भी आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है। अब ना बात वही होती है
कि कैसे बच्चे जो एक एस्पिरेंट होता है वो आके ही बोल देता है कि मेरे 85 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड एंड आई विल ओनली बी एबल टू गेट 65 करेक्ट और सो. दैट इज बिकॉज दे हैव अटेम्प्टेड दोज टेस्ट, दे नो वेयर दे स्टैंड. अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है. और आपको ये भी पता होगा ना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, अगर ये मुझे नहीं आता तो ये किसी और को भी नहीं आता होगा, और ये क्वेश्चन ऐसा है इसमें अगर मैं थोड़ा सा अप्लाई करूंगा अपना माइंड तो आंसर आ जाएगा, ठीक है. सो यू हैव टू डू दैट. वो एग्जाम में होगा ही होगा. प्रीलिम्स मुश्किल आता है, इस साल भी मुश्किल आया है, आने वाले टाइम में भी मुश्किल आएगा, लेकिन आप तैयारी कर सकते हो. और जैसा कि मैंने बोला, कंटेंट तो पढ़ना ही है, जितना पढ़ो उतना कम है. प्रीलिम्स के केस में तो यही रहता है, लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज करके भी एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है भाई, अब मेरे को एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी है, ये क्वेश्चन नहीं आया, नहीं पढ़ा था तो ये छोड़ दो. और ये अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन बुद्धिज्म पे ही क्वेश्चन आ गया लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, तो आपको पता होगा ये तो नहीं पढ़ा मैंने कहीं पे और ये मेजॉरिटी को नहीं आता होगा, तो ये छोड़ दो, तो आप वहीं पे छोड़ दोगे उसे. तो ये सब चीज़ें भी आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ही बताती हैं. उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है ना, कि आपको ना रिवाइज करने में हेल्प करती है. जैसे अगर आपने हिस्ट्री का टेस्ट दिया तो आपकी जिस भी टॉपिक का आप टेस्ट दे रहे हो वो आपका रिवाइज हो जाएगा. हो सकता है जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट देते हो और उसमें अगर आप कोई टॉपिक देख लेते हो जो आपने नहीं पढ़ा अपने सोर्स में, है ना, तो फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको ना और सोर्सेज चाहिए, ठीक है. क्योंकि वो टेस्ट तो मल्टीपल लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और मल्टीपल लोग उस चीज़ को पढ़ भी रहे हैं. सो यू कैन नॉट इग्नोर दैट. सो यू सोर्स फाइनलाइजेशन में ना ये जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है ये भी रोल प्ले करती है. आप मतलब बहुत सारे अगर आप देखोगे ना टॉपर्स ने तो यही बोला है कि प्रीलिम्स से पहले उन्होंने 70-80 पेपर ही सॉल्व किए थे और कुछ भी नहीं किया था. वो भी गलत स्ट्रैटेजी है, उसमें लक बहुत रोल प्ले करता है, बट आप उस पर मत बेस करो. आप एक सही तरीका अपनाओ कि कंटेंट पढ़ा, उसके बाद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज करी, और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जब आप कर रहे हो तो उसमें देखो कि ओके ये टॉपिक तो मेरा छूट गया है, हो सकता है मेरे नोट्स में ये ना हो सकता है मैंने इसे ना पढ़ा हो, या हो सकता है कोई ऐसा सोर्स है जो आप मिस कर रहे हो जो मेजॉरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं. तो वो भी एक इम्पॉर्टेंस है इसका. उसके बाद ना कैसे आप हाउ कैन यू मेक द मोस्ट ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. तो अब देखो कोई भी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ तो आप फॉलो कीजिए ही कीजिए. अब ना बहुत सारे बच्चे हैं वो ये भी कहते हैं कि यूपीएससी का पेपर तो बिल्कुल ही अलग होता है, इंस्टीट्यूट्स का पेपर तो कभी मैच नहीं कर सकता. देखो इंस्टीट्यूट्स में ना, जैसे मैं अगर यहाँ की बात करूँ, हमारे यहाँ पर हम तो पैटर्न फॉलो करते हैं, एज इन हम कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी डालेंगे, ठीक है, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी डालेंगे, पॉलिटी के एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. अब यूपीएससी भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है. अब जो हम फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जो यूपीएससी पूछ रहा है वो सेम तो नहीं हो सकते. अगर सेम हो गए तो बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि अच्छा लगता हमारा, बट द आइडिया इज टू प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट, ठीक है. फैक्चुअल क्वेश्चंस हम भी पूछेंगे, फैक्चुअल वो भी पूछेंगे, एनालिटिकल हम भी पूछेंगे, करंट अफेयर्स से हम भी पूछेंगे, स्टैटिक्स से भी पूछेंगे, तो वो पैटर्न सेम रहता है, ठीक है. तो एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज तो आपको करनी ही चाहिए. अगर टाइम अलाउ करता है तो 2 की भी कर लो, गेटिंग इट. और हमेशा ना जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी है कि फुल लेंथ टेस्ट ही करते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करते ही नहीं हैं. देखो अगर तो आप दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हो तो शायद आप फुल लेंथ टेस्ट से यू कैन मेक पीस विद द फैक्ट कि फुल लेंथ टेस्ट भी आपका पर्पस सॉल्व कर देंगे. लेकिन अगर आपका पहला टेस्ट है तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करने ही करने हैं. आपने इन्वायरमेंट पढ़ा, सॉल्व अ पेपर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है. आपने पॉलिटी पढ़ा, सॉल्व अ पेपर ऑफ पॉलिटी, ठीक है. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करो, करंट अफेयर्स करो, और मे बी जनवरी ऑनवर्ड्स यू कैन फोकस ऑन एफएलटीज, फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि पेपर में आएगा कैसे आएगा. जैसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का होगा, दूसरा ज्योग्राफी का होगा, तीसरा पॉलिटी का होगा, चौथा इन्वायरमेंट का होगा, फिर हिस्ट्री आ जाएगी, ऐसे ऐसे होता है. जबकि अगर हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की बात करें तो उसमें हिस्ट्री के ही क्वेश्चन, हिस्ट्री का पेपर है तो हिस्ट्री के ही क्वेश्चन हैं या हिस्ट्री के ही करंट अफेयर्स है, तो वो फिर भी ईजी होता है सॉल्व करना. तो एफएलटीज एकदम आपको एग्जाम की फील देते हैं. उसके बाद ना आपको सिमुलेटेड कंडीशंस पे पेपर सॉल्व करना है. अब ये भी ना वही है कि आपका पेपर संडे को 9:30 से 11:30 होगा, तो आप ही इंश्योर करेंगे हर संडे 9:30 से 11:30 आप पेपर दे रहे हैं, कहीं बैठ कर दे रहे हैं. अगर ऑफलाइन सेंटर में जा सकते हैं वहाँ जाके दे रहे हैं, पंखा धीरे कर लो, एसी बंद कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता ना सेंटर में कैसा होगा. पेपर मई जून में होता है और मई जून में अच्छी खासी गर्मी होती है,
ठीक है, तो उन कंडीशंस में दो, और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ये नहीं है कि 50 क्वेश्चंस किए और खाना आ रहा है, चाय पीने चले गए, वैसा नहीं। 2 घंटे बैठो, पूरा पेपर कंप्लीट करो, फिर उठो। पूरे कंडीशंस में दो पेपर को। एग्जाम भी तो आपको ऐसे ही देना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालाइज करना। पेपर एनालाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। अब पेपर एनालाइज कैसे करना है, आपको ना 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे एटलीस्ट एक पेपर देने के बाद। तो पूरा पेपर देना और एनालाइज करना ना 6 घंटे की एक्सरसाइज मान के चलो, ठीक है। मे बी डाउन द लाइन कम हो जाए, जब आपका कंटेंट जो है वो ज़्यादा आपको आने लग जाएगा, आपने अच्छा खासा कंटेंट पढ़ा होगा, मल्टीपल पेपर्स दे लिए होंगे, तो ये टाइम शायद टोटल टाइम आपको फिर 4 घंटे ही लगेंगे, 2 घंटे पेपर देने में और 2 घंटे एनालाइज करने में। लेकिन शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। उसके बाद ना आप ये देखो कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं। यही 3 देखना होता है हमने। अब जितने आपने सही किए हैं वो तो चलो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी ना एक चीज़ देखो, कभी कभी ना आपको इंश्योर करना है कि आपके सही नॉलेज की वजह से हुए, कोई टेक्निक आपने अप्लाई करी थी उस वजह से हुए, या फिर इट वॉज अ कंप्लीट गेस। अगर तो गेस था तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि आपके गेसेस सही होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो कंटेंट है ना उसको पढ़ लो कि आगे से कभी इस पे क्वेश्चन आए तो यू वुड बी प्रिपेयर्ड, फिर आपको गेसिंग वाले रूट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद जो गलत हुए हैं, अब गलत क्यों हुए हैं उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत रीजंस हो सकते हैं कि आपने पढ़ा था लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पाए, आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन उसके बावजूद आप अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस नहीं थी, कुछ ट्विस्टेड ऑप्शंस थी, आप अपनी नॉलेज अप्लाई नहीं कर पाए। और तीसरा हो सकता है आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो उसमें उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं था, या करंट अफेयर में कोई नई चीज़ आई है जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है। तो अगर आप रिकॉल नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली आपको रिविजन्स बढ़ानी पड़ेंगी, है ना, ताकि आप रिकॉल कर पाओ। अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए तो यू हैव टू नो हाउ टू अटेम्प्ट MCQs एंड डू अ सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस जहां पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज लगती है। तो इस केस में जैसे हम अगर स्लीपी क्लासेस की बात करें तो हम क्विजेस देते हैं, हर एक टॉपिक के बाद क्विज होता है, तो वो बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है। बट आप ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल, आप उससे कर सकते हो या आप वो क्विजेस कर सकते हो। और अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं था तो पढ़ो, ठीक है, उसको पढ़ो, चाहे आप गूगल कर रहे हो उसको और किसी की वीडियो देख रहे हो, मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड पुट इट इन योर कंटेंट बुक, ठीक है, ये है। अब इसमें भी ना जैसे हो सकता है कि आप एक ब्रॉडर टॉपिक था, जैसे अगर मैं इन्वायरमेंट की ही बात करूँ, लेट्स से मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रही हूँ। अब ईवीज में आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, अब आपने ईवीज तो पढ़ा हुआ है ना, ईवीज तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो नुआंसेस हैं, हो सकता है एक आधा नुआंस हमने मिस कर दिया हो, या कोई करंट इवेंट था वो अभी आया हो, ठीक है, या फिर आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो उस केस में आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। फिर अनअटेम्प्टेड छोड़ने के भी यही रीजन हो सकते हैं, तो इन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो सही हुए उनको बस एक बार देख लो, उनके सॉल्यूशंस को एक बार कर्सरी ग्लांस दे दो कि अगर आपको लगता है ये आप सबने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे फैक्ट्स हो, कुछ फिगर्स हो जो इंपॉर्टेंट हो और आपने ना पढ़े हो, तो उनको आप अंडरलाइन कर लो या अपने नोट्स में लिख लो। और देखो अगर टेक्निक्स जो आपने लॉजिकल एलिमिनेशन की टेक्निक्स लगाई, क्या वो सही लगी कि नहीं लगी, वो भी तो एनालाइज करना है। और अगर नहीं सही लगी तो क्या प्रॉब्लम आया, ताकि आप उस प्रॉब्लम के ऊपर भी काम कर सको आने वाले पेपर्स में। अब उसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस हैं कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए पेपर में या एक टेस्ट में। अब देखो 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया, जब आप मल्टीपल टेस्ट दे दोगे ना तो आपको अपना नंबर पता चल जाता है कि 80 to 85 यू आर कंफर्टेबल इफ द लेवल ऑफ पेपर इज मॉडरेट और एवरेज। अगर पेपर इजी है तो आप 95 पे चले जाओगे, अगर पेपर टफ है तो 75 पे चले जाओगे। और पेपर इजी है कि टफ है वो भी आप बहुत इजीली गेस कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप टेस्ट देकर आए हो, ठीक है। तो ऐसे कोई नंबर नहीं है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रेंज पता चल जाएगी अपनी। आइडियल नंबर ऑफ टेस्ट, अब देखो ये भी ना बहुत है, कई टॉपर्स तो 70-80 कहते हैं, कई 100 भी कहते हैं, कोई 30 से 35 कहते हैं। मैं ये कहूँगी कि एटलीस्ट 30 से 35 तो करो ही आप। उसके बाद भी अगर आपकी गलतियां हो रही हैं, जैसे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या फिर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, देन इंक्रीज दिस नंबर टू 50। उसके बाद भी हो रहा है तो इंक्रीज दिस नंबर टू 60।
ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी ने 20 पेपर दिए हैं तो उसका प्रीलिम्स कभी क्लियर ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने 80 दे लिया तो गारंटी है होगा ही होगा, वो भी नहीं है। तरीके से आपको प्रीलिम्स पेपर करना है और तभी। और उसके बाद आइडियल स्कोर क्या है, जैसे लोग पेपर देते हैं ना, जैसे आपने टेस्ट दिया तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरा 80 स्कोर आया या मेरा 100 आया या मेरा 120 आया, तो कितना आना चाहिए था, ठीक है। तो उसमें सब कुछ रिलेटिव है, ठीक है। अगर आपने कोई पेपर अटेम्प्ट किया, आपके साथ 100 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और अगर सभी का स्कोर 80 आ रहा है और आपका भी इतना ही है, तो वही रेंज है, वो पेपर इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो और इनिशियली ना जब हम सेक्शनल टेस्ट देते हैं तब स्कोर ना मैटर भी नहीं करना चाहिए, FLTs में मैटर करना चाहिए। FLTs में 100 से 120 इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। अभी जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें इतना मैटर नहीं करता, उसमें सिर्फ आप वो देखो कि अगर आप किसी के साथ 100 बच्चे भी आपके साथ पेपर दे रहे हैं तो उनका कितना स्कोर है। यू शुड बी इन टॉप 1 और 2%, देन यू आर, दैट इज द आइडियल स्कोर। उससे आप नीचे हो देन इट शुड बी टेकन एज ए क्यू कि आपको और मेहनत करनी है, वो सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर नहीं है अच्छी तरह से। बट हाँ, जो प्रॉपर स्कोर है FLTs वाला ही मैटर करेगा, और वो जनवरी ऑनवर्ड्स ही करना। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर विथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। अब देखो कैसे सिंक करना है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को, दैट इज व्हाट इट इज। तो आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, जैसे आप इन्वायरमेंट में लेट्स से बायोडाइवर्सिटी पढ़ा आपने, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। जितने भी सब्जेक्ट वाइज MCQs या क्विजेस हैं, जैसे हम स्लीपी पे देते हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिए। PYQs आपको लेवल बताते हैं कि कितना UPSC किस लेवल का पूछता है, और एक तरह से ना आपको ये बताते हैं आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हो, ठीक है, आपका सोर्स अच्छा था या नहीं था। MCQs जो होते हैं ना उससे एसोसिएट वो प्रैक्टिस के लिए हैं, जितने ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है, नॉलेज एप्लीकेशन के लिए होते हैं, ठीक है। सो वो दोनों चीज़ें जब आपने कर ली फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और फाइनली व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एटलीस्ट वन, देन स्टार्ट विथ फुल लेंथ टेस्ट। तो ये हमारा होना चाहिए जो है कैसे हियरार्की कैसे आपको करनी है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। एंड फाइनली स्लीपी क्लासेस भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज करवाता है। अब जो हमारी टेस्ट सीरीज है ना, वो भी देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एकदम इन लाइन है विथ UPSC स्टैंडर्ड्स। अब जैसे ना पिछले साल 2022 में पहली बार क्वेश्चंस आने शुरू हुए, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर्स। इस पिछली 2000 जो हमारे पास 22 का पेपर था उसमें 7-8 क्वेश्चन थे, इस बार ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन वैसे थे। लेवल इंक्रीज किया UPSC ने, अब वही फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस हम भी अपने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में देंगे। तो जैसे जैसे UPSC इवॉल्व होता है हम भी कोशिश करते हैं इवॉल्व करने की, और हम करते भी हैं। लेकिन एक चीज़ ना आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो ना, तो आपको इंश्योर करना है कि आप अपनी तैयारी ना एकदम टॉप नॉच रखो। मतलब उसके बावजूद भी ना आपको 35 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते होंगे। उसके बाद आप 35 से 40 जो क्वेश्चंस हैं ना, उसके बाद उससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि आपके 60 सही हो जाएं, ठीक है, तो वो तो मतलब आप टॉप 1-2% में हो, वो तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। तो पेपर तो टफ आना ही है, लेकिन हमें पेपर के लिए प्रिपेयर तो करना है। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखो ना पिछले सालों का, स्टैटिक का अच्छा खासा क्वेश्चंस का अच्छा खासा नंबर होता है। स्टैटिक बच्चे पढ़ते नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, तो वो भी गलत है ना, स्ट्रैटेजी से आपको करना है। तो हमारी टेस्ट सीरीज में वही है, हमने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है स्टैटिक को। स्टैटिक के पेपर्स हैं, करंट अफेयर्स के पेपर्स हैं, उसके बाद रिविजन टेस्ट हैं, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट है, उसके बाद टेस्ट है इकोनॉमिक सर्वे के, बजट के, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट है। जितने भी ऑल इंडिया मॉक्स होंगे वो हम सब इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। So everything, and you will get a detailed explanation for each topic. और उसके बाद अगर कोई भी टॉपिक कोई भी डाउट है तो आप मेंटर सपोर्ट, हमारे पास मेंटर सपोर्ट भी है फॉर दैट, एंड इट इज़ अ 24/7 मेंटर सपोर्ट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑल एनकम्पसिंग टेस्ट सीरीज ऑफ 30 टेस्ट स्टार्टिंग 16 जुलाई, प्राइस्ड एट 5400 रुपीज़। तो अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर स्लीपी क्लासेस ऑल्सो। We might not be that famous, but trust me, the quality is top notch. ठीक है, आप हमारे इनफैक्ट हम बहुत जल्दी एक वीडियो भी करेंगे कि जिसमें हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आते हैं। देखो डायरेक्ट टॉपिक तो नहीं आएगा, है ना,
और अगर आप ये बोलो कि लेट्स से हमने ये क्वेश्चन कराया था एग्जैक्टली स्लीपी क्लासेस ने ये करवाया था और प्रीलिम्स में आ गया, वैसे तो कभी नहीं होगा। बस वो होता है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक्स, कि जो टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट लगता था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया, ठीक है। तो वो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया 35 से 40 ही होते हैं, बट हाँ उतने ही अगर हम प्रेडिक्ट कर लें, उतने ही हम अगर सही ले आएँ कराएं तो हम काफ़ी क्लोज हो जाते हैं कट ऑफ क्लियर करने के, और आधा कट ऑफ तो पक्का ही क्लियर होती है तब। दैट इज़ दी होल आइडिया, ठीक है। सो मिलते हैं जल्द ही और वीडियोस के साथ, और इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।